welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 26 of the Indian Contract Act 1872, which deals with agreement in restraint of marriage. Guys, let me tell you, from today we are beginning with a topic of void agreements. अब void agreements होती क्या है, उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी है ऑन void and illegal agreements. जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स क्लियर कर रहे थे उस टाइम पे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ void agreement and illegal agreement and differentiation between the two, which has been defined under section 2 clause G of the Indian Contract Act. उस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि ये सारी अग्रीमेंट्स राइट फ्रॉम सेक्शन 26 अप टू सेक्शन 30 जितने भी मेरी वीडियोस आएंगी वो वॉइड अग्रीमेंट पे आएंगी. अब वॉइड एग्रीमेंट्स होती क्या हैं, इनका क्या रिलेशनशिप होता है विद रिगार्ड्स टू रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, विद रिगार्ड्स टू कोलेटरल ट्रांजेक्शंस, सब कुछ अलॉन्ग विद केस लॉज मैंने उस वीडियो में बहुत प्रॉपर्ली समझाया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना. एंड गाइज लेट मी टेल यू, हमने किया था व्हाट इज़ द नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में. जब हमने मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोसे केस लॉ डिस्कस किया था, वहाँ पे आई टोल्ड यू कि नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो. हम अभी तो सेक्शन 26 to 30 डिस्कस करेंगे. सेक्शन 26 to 30 deals with void agreements, but apart from these 5 sections, section 11 also deals with void agreements, क्योंकि वो हमें बताता है कि what is the nature of minors agreement. Nature of minors agreement is void ab initio. It means अगर आप किसी minor के साथ agreement करते हो उसको भी हम void agreement में ही cover करते हैं. Moreover, we have discussed section 23, 24 and 25 recently. सेक्शन 23 डील्स विद अनलॉफुल कंसिडरेशन कि एक कंसिडरेशन कब कब अनलॉफुल होती है, और जब एक कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है उसका अग्रीमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि दैट अग्रीमेंट इज वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो. मोरओवर सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ अग्रीमेंट व्हेन वी हैव पार्टली लॉफुल एंड पार्टली अनलॉफुल कंसिडरेशन, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि वॉइड एग्रीमेंट होती है. एंड सेक्शन 25 तो क्लियरली हमें बोलता है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. उसके साथ हमने कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करे थे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होगी. कंसिडरेशन होती है इन एक्चुअल सेक्शन 25 में, बट इट इज़ नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी. वो क्या रहती है, गुड कंसिडरेशन होती है, वैलिड नहीं होती है. तो गाइज इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ बी इन टच विद माई वीडियोज़ राइट फ्रॉम वीडियो 1 टिल टुडे. आपको हर एक वीडियो देखनी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है इन रियलिटी की वो होता क्या है. अब मैं आपको ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि वॉइड एग्रीमेंट्स में apart from these 5 sections which we are going to discuss slowly and steadily right from section 26 up to section 30, apart from that nature of minors agreement is also void, जहाँ पे हमने मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोसे डिस्कस किया था. सेक्शन 23, 24 and 25 these 3 sections also deals with void agreements. तो आपको ये वीडियोस देख लेनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. सो गाइज बिगिनिंग विद सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बोलता है कि नेचर ऑफ अग्रीमेंट which is in restraint of marriage. Suppose there are 2 people, they enter into an agreement with each other. वो एक दूसरे के साथ agreement करते हैं, but that agreement is restraint of marriage. तो उस agreement को section 26 clearly बोलता है कि वहाँ पे this agreement is void ab initio. तो section 26 को अगर आप पेयर एक्ट में से रीड करोगे वो बोलता है कि any agreement which is ठीक है in restraint of marriage of any person other than a minor is void. Other than a minor is an exception which we will be discussing by the end of this video, but आपको section 26 clearly बोलता है कि अगर 2 लोग A and B are 2 people, they enter into an agreement with each other in restraint of marriage. Guys, restraint का मतलब क्या होता है? When you impose restriction onto somebody. जब आप किसी इंसान पर restrictions impose करते हो, उसको रोक लगाते हो, उसको हम restraint बोलते हैं. That is in restraint of marriage. हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को भी, केस लॉज को भी आपको समझ आएगा. बट गाइज अब यहाँ पे आप देखो, अगर आप किसी इंसान को रोकते हो टू मैरी समबडी, इट इज़ इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, इज इट. सो इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान के साथ अग्रीमेंट करता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इट इज़ वॉइड. वॉइड का मतलब है कि इट इज़ अ वॉइड अग्रीमेंट एंड कोर्ट कैन नॉट कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ. कोर्ट उसको एनफोर्सिबिलिटी नहीं देगा. इसका रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि मैरिज करना इज़ अ फंडामेंटल राइट. यू हैव अ राइट टू मैरी एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू मैरी a person or his or her own choice. Any person of your choice, you can marry a person of your own choice. Both these people to a marriage, to this contract of marriage are free to take their own decision as to whom they wish to marry. So it is a human right
ऑफ अ पर्सन, इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल राइट है जिसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हो और आप इसको रोक भी नहीं सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी इंसान को रोकोगे तो आप उसके फंडामेंटल राइट को प्रैक्टिस करने से उसको रोकोगे और वो चीज़ गलत है। इज इट? सो यही इसका बेसिस है कि क्यों इसको इस अग्रीमेंट को वॉइड कहा गया है अंडर सेक्शन 26। गाइज, अब ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं दो तरीके की होती हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है और अनलॉफुल भी हो सकती है, लॉफुल एंड अनलॉफुल। अगर तो किसी इंसान ने आप पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी है विच इज़ अ लॉफुल रिस्ट्रिक्शन, तो हम इसको वॉइड नहीं कहेंगे। सेक्शन 26 सिर्फ और सिर्फ उस रिस्ट्रिक्शन के साथ डील करता है जो अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन होगी। अनलॉफुल का मतलब होता है कि जिस चीज़ की कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई आपको रोकता है किसी से शादी करने से, अगर उसका कोई रीज़न नहीं है, इफ़ इट इज़ विदाउट एनी लॉफुल बेसिस, इफ़ इट इज़ विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो हम उसको बोलेंगे कि ये अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन है। गलत तरीके से आप किसी सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट करते हो एंड यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द अदर पर्सन टू प्रैक्टिस हिज राइट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। आप उसके लीगल राइट को वायलेट कर रहे हो, उसको किसी से शादी करने नहीं दे रहे हो, उसके फंडामेंटल राइट को अंडर आर्टिकल 21 उसको आप वायलेट करते हो। तो क्योंकि आप ये गलत काम कर रहे हो, इट इज़ एन अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन, और वो रिस्ट्रिक्शन क्योंकि अनलॉफुल है तो वो क्या रहेगी, वॉइड रहेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। बट अगर हम किसी इंसान पे लॉफुल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप किसी माइनर बच्चे को रोकते हो, आप एक माइनर बच्चे के साथ अग्रीमेंट करते हो कि आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद 2 लाख रुपीज़ प्रोवाइडेड जब तक तुम 18 साल के नहीं होते तब तक तुम शादी नहीं करोगे। सो गाइज, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हम एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं माइनर चाइल्ड पे, बट इट इज़ विद अ लॉफुल जस्टिफिकेशन। ये अनलॉफुल नहीं है, एक लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन लॉ में चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, उस पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी इंडियन लॉ की वायलेशन करेंगे। सो गाइज, आपको समझ आ रहा है कि अगर हम बात करें अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन की, अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन वेयर यू रिस्ट्रेन अ पर्सन टू मैरी a person of his or her own choice and thereby to practice his right, legal right of marrying a person, तो वो चीज़ तो क्या रहेगी, void रहेगी, वो agreement void रहेगी क्योंकि वो unlawful restriction है। बट यही अगर हम किसी बच्चे पे lawful restriction impose करते हैं, for example a minor, उसको मैं अगर पैसा दूँ 2 लाख रुपीज़ प्रोवाइडेड ही वोंट मैरी until he attains the age of 18, तो वो तो एक lawful restriction हुई। तो क्योंकि वो lawful restriction है तो वहाँ पे ये अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगी। तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट वॉइड नहीं है, तो मतलब कल को हम इसको इन्फोर्सिबल करवा सकते हैं। अगर माइनर 18 ईयर्स तक मैरिज नहीं करता तो आई विल बी ऑब्लिग्ड, आई विल बी ड्यूटी बाउंड कि मुझे उसको 2 लाख रुपीज़ देने होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज़ एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। येस, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड, बट ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच आर अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शंस। अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन है उसकी कोई रोकने की तो हम उसको वैलिड ही मानते हैं। तो सेक्शन 26 पर्टिकुलरली डील्स विद रिस्ट्रिक्शंस, दैट टू अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, दैट विल बी वॉइड। अब गाइस, रिस्ट्रिक्शंस भी दो तरीके की होती हैं, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन का मतलब है 100% बैन ऑन मैरिज, कि तुम शादी नहीं करोगे थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इट इज़ अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। मैं किसी इंसान को शादी करने से रोक रही हूँ थ्रू आउट हिज लाइफ, तो ये क्या है, अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन हुई, तो ये भी क्या रहेगी, वॉइड रहेगी। या फिर पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, if A says to B that you won't marry a person of so and so class, you won't marry a person of so and so caste, तुम इससे शादी नहीं करोगे, अपनी कम्युनिटी में करोगे, तो ये भी क्या है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस हम लगा देते हैं। दो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन बट पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी, तो ये भी रिस्ट्रिक्शंस अनलॉफुल होते हैं विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो ये भी क्या रहती हैं, वॉइड रहती हैं। या फिर हम अगर पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं विद रिगार्ड्स टू क्लास एंड टाइम, क्लास मतलब कास्ट, क्लास, क्रीड, इसके साथ आप शादी नहीं करोगे। या फिर until and unless you attain the age of 40, जब तक तुम 40 ईयर्स के नहीं होते तुम शादी नहीं करोगे। नो, दैट इज विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, क्योंकि दीज रिस्ट्रिक्शंस आर अनलॉफुल, बी इट अ कंप्लीट बैन ऑन मैरिज, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन और पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। दीज रिस्ट्रिक्शंस आर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, सो दीज रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज विल बी वॉइड, सिंपली ये वॉइड रहेंगी। तो हमने क्या देखा कि अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। लॉफुल रिस्ट्रिक्शंस आर गुड, हम अभी एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे और वो सारी एक्सेप्शंस भी क्या रहेंगी,
लॉफुल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, बाय द एंड आपको समझ आएगा। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन रहती है अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शन। सेक्शन 26 पर्टिकुलरली डील्स विद अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शंस ओनली, बी इट अ कंप्लीट बैन ऑन मैरिज और अ पार्शियल बैन। तो वो दोनों ही रिस्ट्रिक्शंस बीइंग अनलॉफुल इज वॉइड। अब गाइज बहुत बार क्या होता है कि एक पॉजिटिव प्रॉमिस करते हैं, वी मेक अ पॉजिटिव प्रॉमिस टू अ पर्टिकुलर पर्सन दैट आई विल ओनली मैरी यू, ये चीज़ वैलिड होती है। दो चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप देखो, एक जगह यू आर प्रॉमिसिंग समबडी दैट आई विल बी मैरिंग यू, आई विल बी मैरिंग ओनली यू, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, दैट इज समथिंग विच इज़ अ पॉजिटिव कनोटेशन और वो परफेक्टली वैलिड है। यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्ट्रेंट की, रिस्ट्रिक्शन की। अगर आप अपनी वर्डिंग बदलोगे और आप कहोगे आई वोंट मैरी एनीबडी एक्सेप्ट यू, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। इसकी वर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि वर्डिंग में हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रेंट। ये रिस्ट्रिक्शन वर्ड आ गया ना, इसीलिए आपको समझना होगा कि वर्डिंग भी मैटर करती है। अब सर्कमस्टेंस मैटर करता है, जैसे कि अब ऑलरेडी टोल्ड यू, दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, या तो आप उसको पॉजिटिवली दिखा सकते हो या नेगेटिवली दिखा सकते हो। अगर आप उसको पॉजिटिवली बोलोगे तो वो चीज़ वैलिड होगी, लेकिन अगर आप उसको नॉट नेगेटिवली बोल दोगे तो वो चीज़ वॉइड रहेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देगी। सो एक जगह तो बोलना आई विल बी मैरिंग ओनली यू, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, दैट इज समथिंग विच इज वैलिड अंडर लॉ। बट आई वॉन्ट बी मैरिंग एनीबडी दैन यू, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, सिर्फ तुमसे करूंगा। तो जहाँ पे नहीं आ गया ना, नेगेटिव कॉनोटेशन आ गया, वो चीज़ क्या हो जाएगी, वॉइड, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हो। सो उस चीज़ को हम बोलते हैं वॉइड। अब ऐसा ही एक केस लॉ आया गाइज, उसको हम डिस्कस करते हैं, विच इज लॉवी वर्सेस पियर्स 1768। गाइज इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया, हस्बैंड नहीं था बेसिकली, ही वाज अ वुड बी हस्बैंड, उसने अपनी फियांसे से प्रॉमिस किया कि आई विल बी मैरिंग यू। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने पॉजिटिव कनोटेशन नहीं दी, उसने ये नहीं कहा कि आई विल बी मैरिंग ओनली यू, ही सेड आई वोंट मैरी एनीबडी एल्स दैन यू, तुमसे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। इट मीन्स इन अ वे और द अदर, अगर हम उसकी वर्डिंग को प्रॉपरली एनालाइज करें तो इट वाज अ रिस्ट्रिक्शन विच वाज इम्पोज्ड बाय हिम, क्योंकि इट वाज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इट वाज वॉइड अंडर सेक्शन 26। उसने कहा कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, अपने प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा, आई विल बी पेइंग यू विद 2000 पाउंड्स, 2000 पाउंड्स में तुम्हें पे करूंगा। अब यही हुआ, the would be husband, he did not marry his fiancée, he married somebody else, उसने किसी और से शादी कर ली। अब यहाँ पे that girl went to the court of law और वो बोलती है कि he promised me 2000 pounds, अब मुझे वो 2000 pounds दिलाए जाएं। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि your agreement is a void agreement, it is not a contract, since it is not a contract, court cannot enforce it, we are helpless, हम इसको enforce करवा ही नहीं सकते। अब कोर्ट ने इसको अग्रीमेंट को void agreement क्यों कहा, because it was an agreement in restraint of marriage and hence it was void, it was in restraint of marriage। तो अगर आप पॉजिटिव कनोटेशन रखते हो, आप बोलते हो, पॉजिटिव प्रॉमिस करते हो किसी से टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज नॉट वॉइड, वो परफेक्टली वैलिड है, आई विल मैरी यू, I'll marry only you, तो it is something which is a positive promise और वो तो क्या रहता है, valid रहता है। But if you say I won't marry anybody else than you, तो वो नेगेटिव प्रॉमिस हो जाता है और उसको लॉ जो है वो क्या बोलता है, इट इज़ इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड हेंस वॉइड। और इसमें इस केस लॉ में पर्टिकुलरली बॉय ने इसी तरीके से प्रॉमिस किया था विच वॉज अ नेगेटिव प्रॉमिस एंड हेंस वॉइड। सो गर्ल नहीं क्लेम कर सकती इवन अ सिंगल पेनी, वो नहीं क्लेम कर सकती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो पार्टीज हैव नो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर, और मोर ओवर कोर्ट भी हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ नॉन एनफोर्सिएबल, इट इज़ अ वॉइड अग्रीमेंट विच हैज़ गॉट नो लीगल बैकिंग। आई होप गाइज आपको समझ आए कि इसका मीनिंग क्या, ये जो पॉइंट है ना पॉजिटिव प्रॉमिस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं है, बस सिर्फ एक वर्डिंग पे आपको इसको ध्यान देना है। अब हम इसकी एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे गाइस। 3 एक्सेप्शंस रहती हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होगा कि एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज विल बी वैलिड। जनरल रूल क्या कहता है कि एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, बट इस जनरल रूल की 3 एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस का मतलब क्या रहता है कि एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज विल बी वैलिड। अब वो वैलिड भी क्यों होगी, उसका ऐसा वैसा कोई रीज़न नहीं है, वैलिड इसीलिए है क्योंकि वो लॉफुल रिस्ट्रिक्शन है। आपको मैंने बिगिनिंग में बताया कि रिस्ट्रिक्शंस 2 तरीके की हैं, अनलॉफुल एंड लॉफुल। अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो वो वॉइड होगी, बट अगर वो रिस्ट्रिक्शन लॉफुल है, इट मीन्स यू हैव अ लीगल रीजन, यू हैव अ लीगल जस्टिफिकेशन कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक एक्सेप्शन की तरीके से काम करेगा। आई होप आपको फिर फर्स्ट एक्सेप्शन तो समझ आ चुकी होगी। जब आप एक माइनर बच्चे को रोकते हो, रिस्ट्रेन करते हो फ्रॉम मैरिंग, तो दैट इज अ
लॉफुल रिस्ट्रिक्शन, वो एक लॉफुल रिस्ट्रिक्शन है, उसकी लॉफुल जस्टिफिकेशन है, एंड हेंस दैट विल बी द फर्स्ट एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। तो वहाँ पे बेशक आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ऑन टू अ राइट ऑफ पर्सन टू मैरी, बट वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, लॉफुल है, क्योंकि अगर आप वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे तो किसी ना किसी इंडियन लॉ का प्रोविजन वायलेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन लॉज में लिखा है कि चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड, और अगर वो बच्चा मैरिज कर लेता है बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, हु इज अ चाइल्ड, उसको हम चाइल्ड मैरिज बोलते हैं। सो वो अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, इट वुड समवेयर डिफीट प्रोविजंस ऑफ एनी अदर इंडियन लॉ, तो वो भी चीज़ सही नहीं होगी, इसीलिए वो क्या है, एक लॉफुल रिस्ट्रिक्शन रहती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आई बी प्रोवाइडिंग यू विद 2 लाख रुपीज़ प्रोवाइडेड तुम 18 ईयर्स तक मैरिज नहीं करोगे, तो ये एक वैलिड हमारी अग्रीमेंट मानी जाएगी और इसकी इन्फोर्सेबिलिटी कोर्ट करवाएगा। वैलिड अग्रीमेंट मीन्स इट विल डेफिनेटली फॉर्म इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में राइपन हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल इज दैट जब एक विडो होती है, उसके हस्बैंड हैड डाइड, सपोज इज अ गर्ल हुज हस्बैंड हैड डाइड, नाउ हर दैट विडो एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद हर इन लॉज, वो अपने इन लॉज के साथ अग्रीमेंट करती है और उसके इन लॉज उसको बोलते हैं कि तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, एंड इफ़ यू रिमैरी, अगर तुम रिमैरी करोगी तो यू विल लूज ऑल योर राइट इन योर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो फेयर इनफ, ये भी ठीक है। इन लॉज बोलते हैं कि अगर आप हमारे पास रहोगे, सो लॉन्ग एज यू रिमेन विडो, जब तक तुम विडो रहोगे, यू विल लिव हियर विद अस, तो जो तुम्हारी हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसका अधिकार तुम्हारा ही है। बट अगर तुम कल को रिमैरिज करती हो तो वहाँ पे यू विल लूज ऑल योर राइट टू दैट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज़ फेयर इनफ, वो होगा भी। तो वहाँ पे भी एक एक्सेप्शन काम करती है, दो हर इन लॉज वो उसको रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे, दे आर रिस्ट्रेनिंग हर टू मैरी, बट उसकी भी लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा ही होगा, अगर अब विडो है तो विडो को हम रोक सकते हैं। उन्होंने अब यहाँ पे इसका रीज़न क्या है, देखो वो विडो को शादी करने से नहीं रोक रहे, वो बोल रहे हैं कि यू आर फ्री टू मैरिज, दे आर नॉट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटिंग दैट विडो। गाइज इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। यहाँ पे इट इज़ अ पॉइंट ऑफ बी नोटेड दैट हर इन लॉज आर नॉट प्रोहिबिटिंग, डायरेक्टली प्रोहिबिट नहीं कर रहे उसको टू रिमैरी, वो सिर्फ उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि इट इज़ अप टू यू, अगर आपको इस घर में रहना है यू विल बी गेटिंग अ शेयर ऑफ योर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, बट इफ़ यू चूज टू रिमैरी यू विल रिनंस ऑल योर राइट, आपके सारे अधिकार इस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने विडो को एक ऑप्शन दी है, इट इज़ नॉट एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, उन्होंने सिर्फ ऑप्शन दी, वो डायरेक्टली प्रोहिबिट नहीं कर रहे कि तुम शादी करोगी ही नहीं, दे आर गिविंग हर एन ऑप्शन कि तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी करो। सो इट इज़ फेयर इनफ। और हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन रहती है एन अग्रीमेंट बिटवीन को विडोज, यानी कि देर आर टू विडोज, they had a single husband and their husband had died, now they are co-widows, अब वो co-widows बन चुकी हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करती हैं कि any one of them, अगर इनमें से कोई एक विडो रीमैरिज करवा लेती है तो ऑब्वियसली उसका जो शेयर होगा इन हर डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी दैट वुड बी रिनाउंस्ड, वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक फेयर इनफ डील है, अग्रीमेंट है, बेशक इट इज़ इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगेन यहाँ पे भी दीज टू विमेन widows, they are not expressly, they are not directly prohibiting each other to remarry, वो उन्हें शादी करने से रोक नहीं रही, they are just giving an option to each other कि कल को in case any one of us remarries तो जो प्रॉपर्टी होगी वो दूसरे इंसान के पास आ जाएगी जो अभी तक विडो है। तो the girl who has got remarried she will renounce all her right in her deceased husband's property। तो ये भी फेयर इनफ डील है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेसली कोई किसी को नहीं रोक रहा शादी करने से, इट इज़ ओनली अप टू दैट विडो कि उसको शादी करनी है या नहीं करनी है। सो इट इज़ हर चॉइस, इट इज़ हर विल, इट इज़ अ डिस्क्रिशन। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज़ अनलॉफुल, लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो गाइज आज हमने सेक्शन 26 को स्टडी किया अंडर द हेड ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। ये वॉइड क्यों होती है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं और ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, और अगर आप उसको वायलेट करते हो तो फिर वो डेफिनेटली वॉइड होगा। और ये रिस्ट्रिक्शन भी अनलॉफुल होनी चाहिए, अगर वो लॉफुल होगी तो फिर वो वैलिड होगी। और हम एक्सेप्शंस में डिस्कस कर चुके हैं, अ केस ऑफ माइनर, अ केस ऑफ विडो एंड को विडोज, तो हम 3 एक्सेप्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लॉफुल एंड अनलॉफुल, एंड पॉजिटिव प्रॉमिस टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन इज वैलिड, इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। गाइज ये आपको सिर्फ वर्डिंग को समझना है, जहाँ पे पॉजिटिव प्रॉमिस है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, बट जहाँ पे एक नेगेटिव प्रॉमिस आता है दैट इज सर्टनली void because it is restricting you to marry and it is violating your fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. So thank you so much guys. I'll be coming up with more interesting sections of the Indian Contract Act and void agreements. Thank you so much guys. Keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.